हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग समास की जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले कि समास का मतलब क्या होता है। तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। यहाँ पर दिया है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है एक बड़े रूप को छोटे रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? संक्षेप कहलाता है। समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, यानी कि दो पदों से मिलकर एक सार्थक। सार्थक का मतलब क्या? एक सही अर्थ जो निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का यहाँ पर मतलब क्लियर हुआ कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा रूप में परिवर्तित करना। अब है कि समास के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो अब उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा द्विगु समास। ऐसे तो हम सभी आदमी इसके समास के परिभाषा को जानते हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखकर भी पहचान सकते हैं कि समास ये किसके अंतर्गत है। तो पहला जो इसमें समास को हमने लिया है वो क्या है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास, यहाँ अव्ययी समास, इसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। तो पहला पद उत्तर पद यहाँ पर ना देखकर जो मैंने बताया है उस पर ध्यान दे। यहाँ जो अव्ययी, अव्ययी का मतलब क्या है? ये अव्यय से मिलकर बना होता है। अब सवाल है कि अव्यय का मतलब क्या? जिसे व्यय न कर सके, यानी अविकारी शब्द, यानी कि जो चेंज नहीं होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इसका एक और आसान तरीका है समझना है कि इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं? उपसर्ग लगे होते हैं। अव्ययी समास में, अव्ययी भाव समास में क्या लगे होते हैं? उपसर्ग लगे होते हैं। और जो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो कौन कौन हो सकते हैं? यहाँ पर है आ, अ, प्रति, अनु, उप, यथा। ये उपसर्ग से मिलकर जो शब्द बने होते हैं वही अधिकांशतः अव्ययी भाव समास में आते हैं और यही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि ये वीडियो हम एग्जाम उद्देश्य से ही बनाए हैं, इसलिए आपको मैंने ट्रिक बताया कि अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे सरल उपाय है कि वैसा शब्द जिसमें उपसर्ग लगा हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, एकाएक, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द जो रिपीट होते हैं बार बार, धराधर, एकाएक, ये सब क्या होता है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है, यथाशक्ति में यथा लगा हुआ है। तो ये किस समास के अंतर्गत आ गए? तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ गए। अब जो नेक्स्ट है वो है तत्पुरुष समास। कौन है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो है ये क्या होते हैं? ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी से आते हैं, तत्पुरुष समास से ही आते हैं। इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने का कोशिश करेंगे कि इसमें जो होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। अब यही भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। और इसको समझने का एक और आसान तरीका है, क्या है? कि जहाँ पर कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा? तत्पुरुष समास ही होगा। यानी कि हम लोग अब जानते हैं कि कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत पहला तथा 8वीं को छोड़ सभी तत्पुरुष इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये कितने प्रकार के हो गए? तत्पुरुष समास भी कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। इसमें जो हम कर्ता को छोड़ देते हैं और संबोधन को छोड़ देते हैं, यानी कर्म से अधिकरण पर ही जाकर समाप्त हो जाता है। इसके चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं, वो कर्म से शुरू होंगे और अधिकरण पर समाप्त हो जाएंगे, अर्थात कर्ता और संबोधन को इसमें नहीं लिया जाता है। हम कैसे समझेंगे कि तत्पुरुष समास में कौन कौन से चिन्ह होंगे, जिसे समझेंगे ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही है। तो इसका चिन्ह होता है को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर। अगर ये जब लगा हो किसी शब्द के अंतर्गत, छुपा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास
कहेंगे। अब देखिए किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे आप समझेंगे कि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही है। तो हमने इसमें बहुत सारा उदाहरण भी लिया है। जब उदाहरण को आप क्लियरली सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो पहला जो यहाँ पर है सर्वप्रिय। सर्वप्रिय का मतलब क्या हुआ है? सबको प्रिय। ये छुपा हुआ है यहाँ पर, को क्या हुआ है? छुपा हुआ है। सर्वप्रिय यानी कि जो सबको प्रिय है। तो यहाँ देखिए को छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? तत्पुरुष में आ गया। गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, किसमें चला गया? तत्पुरुष समास में चला गया। भूख मरा, भूख मरा यानी कि भूख से मरा, यहाँ पर से छुपा हुआ है। मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ भी क्या छुपा हुआ है? से छुपा हुआ है। तपोवन, तपोवन इसका मतलब क्या हुआ? तप के लिए वन, तो यहाँ देखिए के लिए छुपा हुआ है, इसका मतलब ये तपोवन किस समास के अंतर्गत आएगा? तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो यहाँ भी के लिए छुपा हुआ है। आगे है पाप मुक्त, तो यहाँ पर क्या है? पाप मुक्त का मतलब क्या हुआ? पाप से मुक्त, यानी कि पाप से आप क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं। यहाँ भी कारक चिन्ह से छुपा हुआ है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। धर्म भ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र, किसका पुत्र? तो राजा का पुत्र, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा। गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, कहाँ प्रवेश? गृह में प्रवेश, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसमें जो कारक चिन्ह जो होते हैं वो छुपे होते हैं। जब इसको तोड़िएगा, इस शब्द को तोड़िएगा तो आप स्पष्ट होगा कि ये कौन सा इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो इस ट्रिक के द्वारा आसानी से आप समझ सकते हैं ये किस समास के अंतर्गत आते हैं। आगे है नेक्स्ट जो लिया गया है वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो होता है इसमें इसको भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं ट्रिक के अनुसार कि कर्मधारय में इसमें जो होता है पहला पद जो होता है विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। और विशेषण तो आप जानते हैं कि जो किसी शब्द की विशेषता बतलाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेष्य का मतलब क्या होता है? तो वो भी यहाँ पर हमने बताया है कि जिसकी विशेषता बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। देखिए वैसा शब्द जो किसी की विशेषता बतलाती हो उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे गाय काली है, जैसे गाय काली है तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की बताई जा रही है। तो गाय कैसी है? तो काली है, तो काली क्या हो गया? विशेषण। लेकिन विशेष इसमें कौन हो गया? गाय हो गया। इसलिए हमने लिख भी दिया है यहाँ पर नीचे कि गाय क्या हो गया? विशेष्य, और काली क्या हो गया? विशेषण। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जिस शब्द में विशेषण हो वो कर्मधार होगा। एकदम आसान ट्रिक है ये कि जिस शब्द में विशेषण लगा हो वो क्या होगा? तो कर्मधारय होगा। तो आगे यहाँ पर एक स्टार मार्क ने बनाया है कि धारय का मतलब होता है धारण करना, यानी कि किस चीज़ को आप ग्रहण किए हुए हैं। तो इस शब्द को कैसे आप समझेंगे? जब इसका उदाहरण जब हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका कैसे हमने बताया है। तो आप इस एक और ट्रिक भी है कि आप कोई शब्द दिया हुआ है उसमें कैसे लगाकर पता कर सकते हैं। जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है? तो नीला है। कैसा कमल है? तो नीला कमल, यानी कि कमल की विशेषता क्या है? वो किस कलर का है? तो नीला कलर का है। तो श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब क्या हुआ है? श्वेत है अंबर। महाराजा, महाराजा महान है जो राजा। अब देखिए यहाँ पर धारण क्या किया हुआ है? जैसे कि कमल क्या धारण किया हुआ? तो नीला रंग को धारण किया हुआ है। श्वेतांबर यानी वो कैसा अंबर, यानी किस तरह का अंबर धारण किया हुआ है? तो श्वेत कलर का रखा हुआ है। महाराजा यानी कि राजा क्या चीज़ को धारण किया हुआ है? तो महान है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई शब्द है उसमें कैसे लगाकर भी हम पता कर सकते हैं कि वो किस समास के अंतर्गत आते हैं। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो शब्द होंगे वो किस समास के अंतर्गत जाएंगे? कर्म धारय। धारय का मतलब ही होता है धारण करना। इस तीनों में आपने देख लिया कि कमल कैसा धारण किया हुआ है? तो नीला रंग धारण किया हुआ है। राजा क्या धारण किया हुआ है? तो वो बहुत ही महान है। आगे आते हैं बहुव्रीहि समास। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना
के लिए बहुत ही ध्यान की जरूरत है। तो इसमें देखिए, न इसमें पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो अरे तीसरा पद कैसे प्रधान होगा, तो यहाँ पर देखिए, जब इसमें दो शब्द को जोड़ेंगे तो क्या होता है, एक तीसरे भाव का प्रकट होता है, तीसरे भाव का प्रकट होता है। ये देखने में आपको कभी कर्मधारय लगेंगे, कभी द्विगु लगेंगे, लेकिन नहीं, इसको समझने के लिए आप इसके भाव पर जाना होता है कि वो दोनों शब्द को जोड़ने पर कौन सा भाव स्पष्ट हो रहा है, वो देखेंगे तो आप आसानी से बहुब्रीहि समास को आप समझ सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है समझना, कि जब उसको तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए दशानन, अरे दशानन, यहाँ पर देखने में लग रहा है कि दशानन के जिसके कितने आनन हैं, 10। जैसे कि तीसरा भाव, जैसे ही दशानन की बात आती है तो एक भाव हमारे सामने आता है, कौन, तो रावण। रावण को ही दशानन कहा जाता है। तो इस किस में चला गया, ये बहुब्रीहि समास में चला गया। नीलकंठ, नीलकंठ जैसे ही बात आता है तो किसकी हमारी छवि हमारे सामने उभरती है, तो शंकर की। तो ये किस में चला गया, बहुब्रीहि समास में। आगे है गिरधर। गिरधर जैसे ही आता है तो उसका नाम क्या आता है, कृष्ण का बात आता है। यानी कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब दो शब्द को तोड़ते हैं तो एक तीसरे भाव का स्पष्ट आता है। तीसरे भाव अपने आप आपके मन मस्तिष्क में लौट आता है, मुरलीधर। मुरलीधर यानी कि जो मुरली को धारण करने वाला है। जैसे मुरलीधर की बात आता है तो हमारे सामने एक छवि आती है, किनकी, भगवान कृष्ण की। तो किस समास के अंतर्गत चला गया, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। यानी कि बहुब्रीहि समास को समझने की सबसे आसान तरीका है कि जैसे हम उस पद को पढ़ते हैं तो एक तीसरा भाव आपके सामने स्पष्ट आता है, तो किसके अंतर्गत आ गया, बहुब्रीहि। आगे है द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास जो समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसका जो होता है दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, जीवन मरण। और इसका आसान तरीका होता है समझना कि दो शब्दों के बीच में ये हाइफन जो लगा होता है वो किस समास के अंतर्गत चला जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत चला जाएगा। और अंतिम जो आपका है द्विगु समास, ये समझना और भी आसान होता है कि वैसा पद जिसका पहला पद जो होता है, वैसा शब्द जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिवेणी, 9 ग्रह, यानी कितने ग्रह, 9। पहला पद क्या हो गया, 9। सप्तऋषि, कितने ऋषि, तो सप्त यानी कि 7। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इस तरह का कोई भी शब्द होगा तो किस में चला जाएगा, द्विगु समास में जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो के बाद समास को पहचानना बहुत ही आसान होगा। तो